गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। वित्तीय दुनिया में संख्याएं कहानी बताती हैं, लेकिन हर कहानी सीधी नहीं होती। नहीं होते। कभी कभी कहानी में कुछ शब्द गलत छप जाते हैं और कभी कभी कोई जानबूझकर पूरी कहानी ही बदल देता है। बिल्कुल। आज हम एक ऑडिटर की तरह सोचेंगे। हमारे सामने एक कंपनी के खाते हैं और हमारा मिशन है उन सुरागों को खोजना जो एक अनजाने में हुई गलती और एक सोची समझी साजिश के बीच का फर्क बताते हैं। और ये एक बहुत ही बारीक लाइन है। एक ऑडिटर इसी लाइन पे चलता है। एक तरफ है एक ईमानदार मानवीय भूल और दूसरी तरफ एक ऐसा धोखा जो पूरी कंपनी को डुबो सकता है। तो ये समझना कि कब एक छोटी सी गड़बड़ी सिर्फ एक गड़बड़ी है और कब वो एक बड़े घोटाले का पहला सिरा है, यही असली चुनौती है। हाँ, यही असली चुनौती है। इसी चुनौती को समझने के लिए हमारे पास ऑडिट एसेंशियल्स, डिस्टिंग्विशिंग एरर एंड फ्रॉड दस्तावेज से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो चलिए पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले गड़बड़ियों से शुरू करते हैं जो अनजाने में होती हैं, मतलब त्रुटियां या एरर्स। हाँ, जहाँ कोई इरादा नहीं होता। स्रोत ने दो मुख्य श्रेणियों में बांटता है। पहली कामकाज की गलतियां और दूसरी समझ की गलतियां। पहले कामकाज की गलतियों को देखते हैं। ठीक है, तो कामकाज की गलतियां वो होती हैं जो दिन प्रतिदिन के काम में होती हैं। ये सबसे आम है। ओके। इसमें पहली है लिपिकीय त्रुटि, यानी क्लेरिकल एरर। ये एक सीधी सादी टाइपिंग या कैलकुलेशन की गलती है। जैसे किसी बिल में 8,900 रुपए की जगह 9,800 रुपए लिख देना। बिल्कुल वही। दूसरी है करण की त्रुटि, एरर ऑफ कमीशन। इसमें एंट्री तो होती है लेकिन गलत जगह पर। अच्छा। मान लीजिए आपने ग्राहक ए से मिले पैसे को गलती से ग्राहक बी के खाते में चढ़ा दिया। ओके, तो पैसा आया है, रिकॉर्ड भी हुआ है, लेकिन गलत पते पर चला गया। सही पकड़ा। पैसा सिस्टम में है पर पूरी तरह गलत जगह पर। अच्छा, तो ये दोनों गलतियां किताबों में दिख तो जाएंगी, भले ही गलत हों। लेकिन इसी श्रेणी में एक तीसरी गलती का जिक्र है, चूक की त्रुटि, यानी एरर ऑफ ओमिशन। इसका मतलब है कि कुछ दर्ज ही नहीं हुआ। अब मेरा सवाल ये है कि एक ऑडिटर ऐसी चीज कैसे ढूंढ सकता है जो वहां है ही नहीं। ये तो हवा में सुराग तलाशने जैसा हुआ। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इन गलतियों में सबसे मुश्किल है। तो फिर इसे पकड़ने के लिए ऑडिटर सिर्फ बहीखातों पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्हें कंपनी के काम करने के तरीके को समझना होता है। एक उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक हलचल भरे स्टार्टअप का ऑफिस है। ऑफिस मैनेजर टीम के लिए 50,000 रुपए की एक नई एस्प्रेसो मशीन खरीदता है। टीम खुश है, इनवॉइस का भुगतान हो गया। लेकिन एक बड़े प्रोडक्ट लॉन्च की अफरा तफरी में अकाउंटेंट उस खर्च को दर्ज करना ही भूल जाता है। अब किताबों में उस मशीन का कोई जिक्र ही नहीं है। तो ऑडिटर इसे कैसे पकड़ेगा? वो क्या करेगा? वो दूसरे फुराक ढूंढेगा। वो बैंक स्टेटमेंट देखेगा जहां से 50,000 का भुगतान हुआ है। वो पूछेगा कि ये पैसा कहाँ गया। अच्छा। वो कंपनी की संपत्ति की फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है और वहां उसे एक नई नवेली मशीन दिखेगी जो किताबों में है ही नहीं।
तो हाँ, आप सही कह रही हैं। ऑडिटर को सिर्फ अकाउंटेंट नहीं बल्कि एक जासूस की तरह सोचना पड़ता है। समझ गई। मतलब उन चीजों को जोड़ना पड़ता है जो पहली नजर में अलग अलग दिखती हैं। बिल्कुल। तो ये तो हुई कामकाज की गलतियां। अब आते हैं दूसरी और ज्यादा पेचीदा श्रेणी पर, समझ की गलतियां। नाम से ही लगता है कि यहाँ मामला सिर्फ टाइपिंग का नहीं बल्कि सोच का है। एकदम सही। इसमें पहली है सैद्धांतिक त्रुटि या एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये तब होती है जब अकाउंटिंग के किसी मूलभूत सिद्धांत का ही उल्लंघन हो जाए। जैसे कि? इसका क्लासिक उदाहरण है पूंजीगत और राजस्व व्यय में फर्क न कर पाना। मान लीजिए एक कंपनी अपने भविष्य के लिए 1 करोड़ रुपए की एक नई फैक्ट्री मशीनरी खरीदती है। ये एक कैपिटल एक्सपेंस है। ठीक है, यानी एक लंबी अवधि का निवेश जो कंपनी की संपत्ति को बढ़ाता है। हाँ, लेकिन अकाउंटेंट ने इसे एक रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, जैसे कि ऑफिस का किराया या बिजली का बिल। ओह, तो अब कागज पर क्या दिखेगा? कागज पर दिखेगा कि अचानक से कंपनी का उस साल का मुनाफा 1 करोड़ रुपए से कम हो गया और बैलेंस शीट में उसकी संपत्ति भी कम दिखेगी। यहां कोई चोरी नहीं हुई, कोई जानबूझकर धोखा नहीं दिया गया, लेकिन कंपनी की आर्थिक सेहत की पूरी तस्वीर ही बदल गई। ये तो सिर्फ अकाउंटिंग की गलती नहीं लगती, ये तो कंपनी की रणनीति को गलत तरीके से पेश करने जैसा है। बिल्कुल। मतलब आप एक भविष्य बनाने वाले निवेश को एक दिन प्रतिदिन के खर्च की तरह दिखा रही हैं। इससे तो ऐसा लगेगा कि कंपनी पैसा बना नहीं रही बल्कि जला रही है। आपने इसकी आत्मा को पकड़ लिया। यही इसका सो व्हाट फैक्टर है। अब दूसरी समझ की गलती पर आते हैं, जो और भी दिलचस्प है, क्षतिपूरक त्रुटि या कॉम्पेंसेटिंग एरर। अच्छा, ये एक पहेली की तरह है। इसमें 2 या ज्यादा गलतियां होती हैं जो जादू की तरह एक दूसरे के असर को खत्म कर देती हैं। 1 मिनट, अगर 2 गलतियां एक दूसरे को काट दें और अंतिम नतीजा यानी कंपनी का मुनाफा सही दिखे, तो फिर समस्या क्या है? ये नो हार्म नो फाउल वाली स्थिति नहीं है। बाहर से देखने में ऐसा ही लगता है और इसीलिए ये बहुत खतरनाक है। कैसे? मान लीजिए अकाउंटेंट ने गलती से सेल्स को 5 लाख रुपए ज्यादा दिखा दिया और उसी समय उसने अनजाने में सैलरी के खर्च को भी 5 लाख रुपए ज्यादा दिखा दिया। ठीक है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो +5 लाख और -5 लाख कटकर शून्य हो जाएंगे। मुनाफा तो सही दिखेगा, लेकिन खाते तो गलत हैं। बिल्कुल। आपकी सेल्स का आंकड़ा झूठा है जो शायद निवेशकों को गुमराह करे। आपका सैलरी का आंकड़ा झूठा है जो शायद मैनेजमेंट को गलत फैसले लेने पर मजबूर करे। मतलब ये एक ऐसे घर की तरह है जिसकी नींव में दरारें हैं लेकिन ऊपर से उस पर नया पेंट कर दिया गया है। क्या बात है, बिल्कुल सही उपमा दी। बाहर से सब ठीक लगता है पर ढांचा कमजोर है। ठीक है, तो ये सारी त्रुटियां चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो अनजाने में होती हैं, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होता है जब कोई इसी जटिलता का इस्तेमाल गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर करता है। हाँ, यहीं पर हम एक साधारण गलती और एक आपराधिक धोखे के अंधेरे इलाके में कदम रखते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही इरादा या इंटेंट तस्वीर में आता है, खेल के सारे नियम बदल जाते हैं। धोखाधड़ी या फ्रॉड एक सोची समझी कार्रवाई है जिसका मकसद अनुचित लाभ उठाना है। हाँ, स्रोत के मुताबिक इसके 3 मुख्य चेहरे हैं। पहला और सबसे सीधा है संपत्ति का दुरुपयोग यानी मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ये तो सीधी सादी चोरी लगती है, जैसे कैश बॉक्स से पैसे निकाल लिए या गोदाम से सामान गायब कर दिया। हाँ, ये वहीं से शुरू होता है, लेकिन ये बहुत परिष्कृत भी हो सकता है। सोचिए, एक कर्मचारी जो कंपनी के भुगतानों को संभालता है, वो एक फर्जी सप्लायर कंपनी बनाता है जो सिर्फ कागजों पर मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। फिर वो उस फर्जी कंपनी के नाम पर इनवॉइस बनाता है और कंपनी से भुगतान करवाता है और पैसा सीधा उसकी जेब में। ये भी संपत्ति का दुरुपयोग है, लेकिन इसे पकड़ना कैश चोरी पकड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। ये तो बहुत शातिर तरीका है। तो दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार शायद सबसे खतरनाक है, धोखाधड़ी वाली वित्तीय रिपोर्टिंग या फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें क्या होता है? यहां चोर कंपनी से कुछ चुरा नहीं रहा, बल्कि वो कंपनी की आत्मा यानी उसकी वित्तीय सच्चाई को ही चुरा रहा है। इसका मकसद होता है मैनेजमेंट को ज्यादा बोनस दिलवाना या शेयर की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाना या बैंक से एक बड़ा लोन हासिल करना। सही कहा। इसमें हेरफेर कई तरीकों से किया जाता है, जैसे ऐसी सेल्स को रिकॉर्ड करना जो कभी हुई ही नहीं, या फिर साल के अंत में 31 मार्च को अपने वितरकों को जबरदस्ती बहुत सारा माल भेज देना ताकि उस साल की बिक्री बढ़ी हुई दिखे, भले ही वो सारा माल अप्रैल में वापस आ जाए। बिल्कुल। या फिर
कंपनी के कर्ज को बैलेंस शीट से ही गायब कर देना, उसे छोटी छोटी ऑफ द बुक कंपनियों में छिपाकर। ये एक तरह का वित्तीय मायाजाल है। ये तो एक व्यक्ति का काम नहीं लगता, ये एक पूरी साजिश की तरह लगता है। अक्सर होता भी है। और तीसरा प्रकार? तीसरा है भ्रष्टाचार, करप्शन। यहां कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग निजी फायदे के लिए करता है। मतलब रिश्वतखोरी या घूसखोरी? हाँ, उदाहरण के लिए एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का परचेज मैनेजर है जिसे करोड़ों का स्टील खरीदना है। वह जानबूझकर एक ऐसे सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट देता है जो महंगा और घटिया स्टील बेच रहा है। क्यों? क्योंकि उस सप्लायर ने मैनेजर को डील का 2% हिस्सा देने का वादा किया है। यहां नुकसान सिर्फ कंपनी का नहीं हो रहा, बल्कि उस बिल्डिंग की सुरक्षा का भी हो रहा है जो उस घटिया स्टील से बनेगी। मतलब भ्रष्टाचार कंपनी को भीतर से दीमक की तरह खा जाता है। बिल्कुल। तो हमारी इस पूरी जांच पड़ताल के बाद अगर हमें त्रुटि और धोखाधड़ी को आमने सामने रखना हो, तो वे कौन से निर्णायक सुराग हैं जो एक ऑडिटर को बताते हैं कि ये एक मानवीय भूल है या एक आपराधिक दिमाग का काम? इसमें 4 निर्णायक अंतर हैं। पहला है प्रकृति। त्रुटि अनजाने में होती है, धोखाधड़ी एक सुनियोजित कृत्य है। ठीक है। दूसरा है उद्देश्य। त्रुटि में धोखा देने का कोई मकसद नहीं होता, जबकि धोखाधड़ी का एकमात्र मकसद ही धोखा देना है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण है कानूनी परिणाम। हाँ, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। त्रुटि के लिए आपको डांट पड़ सकती है, प्रक्रियाएं सुधारी जा सकती हैं, लेकिन धोखाधड़ी एक अपराध है, इसके लिए जेल हो सकती है। और चौथा अंतर है पता लगाना, यानी डिटेक्शन। ये बहुत दिलचस्प है। कैसे? त्रुटियां आमतौर पर खुद को छुपाने की कोशिश नहीं करती, वे ऑडिट के दौरान सामान्य जांच में मिल जाती हैं। लेकिन धोखाधड़ी वापस लड़ती है। हाँ। मतलब धोखेबाज अपने सुराग मिटाने की पूरी कोशिश करते हैं। वे जाली दस्तावेज बनाते हैं, कंप्यूटर लॉक्स को बदलते हैं और ऑडिटर को गुमराह करने के लिए कहानियां गढ़ते हैं। इसलिए धोखाधड़ी का पता लगाना सिर्फ जांच करना नहीं है, ये एक बौद्धिक लड़ाई है। इस कहानी में जासूस या कहें ऑडिटर की भूमिका तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण लगती है। तो स्रोत के अनुसार उनकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं? स्रोत 4 मुख्य जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालता है। पहली है उचित देखभाल और कौशल का उपयोग करना, मतलब उनसे एक प्रोफेशनल स्तर की विशेषज्ञता की उम्मीद की जाती है। ओके। दूसरी, उन्हें ऐसी ऑडिट प्रक्रियाएं बनानी होती हैं जिनसे बड़ी यानी भौतिक या मटेरियल त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता चल सके। और तीसरी, उन्हें संदिग्ध धोखाधड़ी मिलने पर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना होता है। और चौथी? आपने 3 ही बताई। चौथी सबसे महत्वपूर्ण है, और ये कोई प्रक्रिया नहीं बल्कि एक मानसिकता है। प्रोफेशनल संदेह बनाए रखना, यानी मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हर चीज पर सवाल उठाओ, किसी भी दस्तावेज या बयान को आंख बंद करके सच मत मानो। बिल्कुल। लेकिन ये तो सुनने में बहुत थका देने वाला लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि एक ऑडिटर किसी पर भरोसा ही नहीं कर सकता? ये एक बेहतरीन सवाल है। वे कंपनी के साथ काम करने वाले रिश्ते को और इस संदेह को कैसे संतुलित करते हैं? देखिए, पेशेवर संदेह का मतलब अविश्वास या अनादर नहीं है। इसका मतलब है भरोसा करो पर जांच करो। अच्छा। इसका मतलब है मैनेजमेंट के जवाबों को सुनना और फिर स्वतंत्र रूप से उन जवाबों की पुष्टि के लिए सबूत खोजना। अगर सेल्स मैनेजर कहता है कि इस तिमाही में हमारी बिक्री 2 गुनी हो गई, तो एक पेशेवर संशयवादी ऑडिटर कहेगा, ये तो बहुत अच्छी खबर है, क्या हम उन नए ग्राहकों के कॉन्ट्रैक्ट और शिपिंग रिकॉर्ड देख सकते हैं? तो ये टकराव नहीं है, ये सत्यापन है। बिल्कुल, ये ऑडिटर का धर्म है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि अकाउंटिंग की दुनिया में सब कुछ इरादे पर आके टिक जाता है। यही एक साधारण मानवीय भूल को एक आपराधिक साजिश से अलग करता है। सही कहा। हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी टाइपिंग की गलती से लेकर एक पूरी कंपनी को डुबो देने वाले वित्तीय घोटालों तक हर चीज के पीछे की कहानी, उसके परिणाम और उसे पहचानने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर मैं आज की बातचीत को एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करना चाहूंगा। जरूर। स्रोत एक ऑडिटर की उचित देखभाल और पेशेवर संदेह की जिम्मेदारी पर बहुत जोर देता है, जो दशकों से ऑडिटिंग का आधार रहा है। लेकिन आज की इस डिजिटल दुनिया को देखिए, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकंडों में लाखों लेन देन बना सकता है, जहां ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स को बदला जा सकता है और जहां धोखेबाज पहले से कहीं ज्यादा उन्नत तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये तो है।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एक इंसान का पेशेवर संदेह और पारंपरिक जांच के तरीके इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए काफी हैं, या फिर धोखेबाजों की इस बढ़ती रचनात्मकता का मुकाबला करने के लिए हमें ऑडिटिंग की पूरी सोच, उसके औजारों और शायद ऑडिटर की भूमिका को ही फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में पूरे वित्तीय जगत की दिशा तय करेगा।